13 जुलाई 2023 को भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने दोनों बच्चों को जहर देने के बाद पत्नी के साथ फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। अपने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने इंस्टेंट लोन ऐप द्वारा किए गए सभी अत्याचारों का जिक्र किया। भूपेंद्र पर तकरीबन 17 लाख रुपए का कर्ज था, जिसको पूरा करने के लिए रिकवरी एजेंट ने उनके फ़ोन नंबर को हैक कर उनकी गैलरी से कुछ फोटो को न्यूड के साथ में जोड़कर उनके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के पास में भेज दिया। भूपेंद्र विश्वकर्मा के ऑनलाइन कर्ज में फंसने की कहानी को हम 3 तरीके से समझते हैं। पहले, लालच देकर फंसाया। अप्रैल 2022 में भूपेंद्र के पास व्हाट्सएप पर एक ऑनलाइन काम के लिए ऑफर आता है, जिसे कोलंबिया की एक कंपनी ने ऑफर किया था। भूपेंद्र ने ऑफर करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर चेक करने के बाद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में काम करने के बाद उसे थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन जल्द ही उसको घाटा होने लगा। जैसे जैसे भूपेंद्र घाटे में जाने लगा, कंपनी की ओर से उस पर काम का ज़्यादा दबाव बनाया जाने लगा। नंबर 2, कर्ज में फंसाकर लोन ऑफर किया। जब भूपेंद्र ज़्यादा घाटे में जाने लगा तो कंपनी ने उसे लोन का ऑफर दिया। भूपेंद्र को लगा कि सिविल खराब होने की वजह से उसे कहीं से कर्ज नहीं मिल पाएगा, लेकिन किसी कागज़ के बिना इंस्टेंट लोन ऐप से उसे जल्दी लोन मिल गया। फिर घाटे को ख़त्म करने के लिए उसने कई बार कंपनी से लोन लिया। जब तक भूपेंद्र को महसूस होता कि वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन चुका है, तब तक उस पर 17 लाख रुपए कर्ज हो चुका था। अब है नंबर 3, पैसे की रिकवरी। जून 2023 में लोन देने वाली कंपनी पैसे की रिकवरी के लिए भूपेंद्र पर दबाव बनाने लगी। जून महीने में भूपेंद्र ने रिश्तेदारों से पैसा लेकर एक किस्त जमा कर दी, लेकिन जुलाई में जब वह पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी ने पैसा वसूलने के लिए एक खतरनाक तरीका अपनाया। लोन देने वाली कंपनी ने भूपेंद्र के मोबाइल, लैपटॉप को हैक करके उसके बैंक से पैसे निकाल लिए। इसके अलावा रिश्तेदारों को फ़ोन पर भूपेंद्र और उसकी पत्नी की अश्लील न्यूड एडिट फ़ोटो और वीडियो भेजने लगे। इन सब चीज़ों से भूपेंद्र काफ़ी परेशान हो चुका था। संसार की बदनामी के डर से उसने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया और अपनी पत्नी के साथ में मिलकर फांसी के फंदे पर लटक गया। अब हम जानते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट देख कर देने वाले इन ऐप से होता क्या है। भारत में इन दोनों कुछ ही मिनटों में लोन देने वाली इस ऐप का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऐप्स को इंस्टेंट लोन ऐप बोलते हैं। यह लोन देने वाली ऐप बिना किसी KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के और बिना किसी लोन एग्रीमेंट के हर किसी को लोन दे देती है। यह कर्ज देने वाले किसी भी व्यक्ति के बैंक या उसको किसी भी तरह के सिविल स्कोर को चेक नहीं करती। दरअसल सिविल स्कोर 3 अंकों का नंबर है, जिसका उपयोग बैंक अपनी क्रेडिट योग्यताओं को आकलन करने में करता है। यही वजह है कि इस तरह की ऐप्स भारत में खूब पॉपुलर हो रही हैं। 2022 में गूगल ने भारत के करीब 3500 लोन ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया था। नियमों को तोड़ने की वजह से गूगल ने इन्हें बैड ऐप्स बताया था। इसके बावजूद प्ले स्टोर पर अब भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इन लोन ऐप को देखा जा सकता है, जो आए दिन लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे छोटी रकम के बदले बड़ी रकम वसूलती है। भारत में ऐसे सैकड़ों ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलवाने के झांसे में लेकर करोड़ों की उगाही करने का खेल खेलते हैं। इन सभी ऐप्स के काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा होता है। 8 स्टेप में समझते हैं कि यह लोन किस तरीके से काम करती है। नंबर 1, कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन देने वाली ऐप्स को इंस्टॉल करता है। नंबर 2, डाउनलोडिंग के समय ऐप्स यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन आदि की परमिशन मांगती है। कई बार ये ऐप्स यूजर के फ़ोन में बिना उसकी जानकारी के थर्ड पार्टी ऐप्स या मॉलवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके जरिए यूजर की निजी जानकारी को चुरा लेते हैं और बाद में फिर उन जानकारियों का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने में करते हैं। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60 से 70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 6000 रुपये का लोन लिया है, तो उसे महज 3700 या 3800 रुपये दिए जाएंगे। बाकी 2200 और 2300 रुपये सर्विस और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लिए जाते हैं। नंबर 6, अब लोन लेने वालों को ब्याज समेत 6000 रुपये लौटाने होते हैं। इन ऐप्स की ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर में ही लोन का अमाउंट 40-50 हज़ार पहुँच जाता है। नंबर 7, फिर शुरू होता है लोन लेने वाले के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल और लोन से कई ज़्यादा गुना पैसे ऐंठने का खेल। नंबर 8, इन ऐप्स की खासियत ये होती है कि ये 2 से 7000 या 8000 के बीच के छोटे लोन ही देते हैं। जब यूज़र पैसा नहीं लौटा पाते तो यूज़र की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुके ये लोन ऐप मफड़ और अश्लील तस्वीरें उनके परिवार को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन इन ऐप्स का धंधा ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि ये फिर कोई नया शिकार तलाश लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि फ्रॉड में फंसाने वाले इन लोन ऐप्स की पहचान कैसे की जाती है। किसी भी ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने से पहले हमें उसके बारे में सही रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के ऐप्स अगर किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जुड़े होते हैं तभी इन पर भरोसा किया जा सकता है। ये ऐप्स जिस बैंक या NBFC
कंपनी से जुड़े होने का दावा करते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के ऐप्स में ऑफिस एड्रेस बिल्कुल नहीं होते। कर्ज देने वाले सही ऐप्स आपको फ़ोटो, वीडियो आदि पर्सनल जानकारी की डिटेल नहीं मांगते। ये केवल आपसे पैन और आधार कार्ड जैसी KYC ज़रूरत पड़ने पर मांगते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐप्स कानूनी है? अगर नहीं है तो फिर RBI इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता? इस तरह के कोई भी ऐप्स कानून का पालन नहीं करते। इन ऐप्स को लेकर दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी जारी की थी। RBI ने आम लोगों को इस तरह के फ्रॉड डिजिटल लोन ऐप से दूर रहने को कहा था। RBI ने लोगों से अपील की थी कि वे किसी अनजान व्यक्ति, अनवेरिफाइड या अनऑथराइज्ड ऐप से अपनी KYC शेयर ना करें। RBI ने साथ ही लोगों से ऐसी किसी भी धोखाधड़ी होने के बाद में उनकी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को या RBI को देने की अपील की। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए DLI ने कहा था कि इसके लिए एक नियम बनाना चाहिए। इस नियम के तहत 60 दिनों से कम में शॉर्ट टर्म लोन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही लोन को प्रोसेस करने से पहले निश्चित ब्याज दर सबसे पहले दिखाई जानी चाहिए। ये लोन ऐप नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक खतरा है। इस तरह के ज़्यादातर लोन ऐप्स चीन से ऑपरेट किए जाते हैं। इन लोन ऐप्स के जरिए फ्रॉड का धंधा नया नहीं है। 2012 में इस धंधे ने चीन में जोर पकड़ा था। इन इंस्टेंट लोन ऐप्स ने चीन में करीब 100 अरब से ज़्यादा रुपयों को मार्केट में बांटा था। 2016 में चीन की सरकार ने इन ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इन पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल टीम ऑफिस का गठन किया। चीन सरकार ने इन ऐप्स को सभी बकाया लोन को चुकाने और अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2 साल का अल्टीमेट दिया था। इसके बाद इन कंपनियों ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। 2020 में कोरोना महामारी के बाद इन ऐप्स ने भारत में बड़ी तेजी से पैर पसारे। इनके साथ ही ये लोन कंपनियां करीब ब्रिटेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया समेत कई अन्य देशों में फ्रॉड कर चुकी है। इन सभी देशों ने ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इन लोन्स ऐप के सर्वर चीन में होने से देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ये फेशियल रिकॉग्निशन वाली इमेज के साथ भी लोगों का पर्सनल डाटा भी चुरा लेते हैं। अगर व्यक्ति लोन लेते समय अपना आधार कार्ड भी इनको दे दे तो ये व्यक्ति की अन्य डिटेल और ID प्रूफ से एक अलग ही डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। इसलिए RBI ने चेतावनी जारी करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा है कि इन लोन ऐप से जितना हो सके उतना दूर ही रहें, क्योंकि इन पर सरकार अच्छे तरीके से कार्रवाई भी नहीं कर पाती। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भविष्य में ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑल ऑफ यू।